क्लास 6 की हिंदी मल्हार जिसके प्रश्नोत्तर हम करने जा रहे हैं। यहाँ चैप्टर 8 जिसका नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह पाठ से लिखा है। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें और आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। जैसे लिखा है, मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। माँ अलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन मतलब बात सही कौन सी है? अलेक्जेंड्रा जो है वो घूमने के लिए नॉर्थ ईस्ट में आई थी, जिसके बारे में यहाँ पर अलग अलग बात लिखी हुई है। आपको कौन सी लगती है, कौन सी सही है? जो सही है उसके सामने आपने स्टार लगाना है। तो मेरे हिसाब से जो सही है वह असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने इस तरह से स्टार बना देंगे। बाकी आप देख लीजिए, जो आपको सही लगता है वो आप लगाइए। वैसे ही लिखा है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको कौन सा सही लगता है? तो मेरे ख्याल से जो मुझे सही लगता है वो है ये कि दोनों की आयु एक समान थी। तो इसके सामने आप स्टार बना दीजिए। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ चर्चा मतलब बातें करो और कारण बताओ कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो मैंने ये उत्तर चुना क्योंकि यात्रा के दौरान माँ अलेक्जेंड्रा ने एंजेला को असम की खूबसूरती, व्यवसाय, बिजनेस कहते हैं जिसको, संस्कृति आदि के बारे में बताया था। उनकी डॉक्यूमेंट्री का विषय असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। इन बातों से ये पता चलता है कि माँ अलेक्जेंड्रा असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। और दूसरे का मैंने इसलिए चुना था क्योंकि समान उम्र के बच्चे सहज ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनमें बहुत सारी समानताएं भी होती हैं, इसलिए दोनों ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। अब ये जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि मिलकर करें मिलान। मिलान करना है, मैच जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं। यहाँ स्तंभ 1 है, उनसे संबंधित वाक्य वो जो शब्द हैं उनके ऊपर वाक्य भी हैं, वो वाक्य जो है स्तंभ 2 में दिए गए। अब अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्य से कीजिए। इसके लिए आप इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, शब्दकोश भी लिखा है, डिक्शनरी भी आप ले सकते हैं। सत्र किसे कहते हैं? बोहाग बिहू, लंदन, गुवाहाटी, ब्रिटिश अकादमी, सब लिख रखा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सत्र है, ठीक है। सत्र, इसकी अंग्रेजी अगर देखें तो इसको कहते हैं सेशन। क्या होता है? सेशन। तो जो ग्रेगरी कैलेंडर है उसके अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय, ठीक है। और दूसरा लिखा है बोहाग बिहू। अच्छा, ये उत्तर तो नहीं है, अभी उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ये है उत्तर। तो सत्र, यहाँ पर सत्र कुछ अलग चीज़ थी, यहाँ सत्र अलग है। ये सत्र है, ये असम के मठ हैं, सत्र है ना। इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्र या नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है ना। वैसे ही लिखा है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू क्या होता है? असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है।
असम जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्व उत्तर का एक राज्य है असम। ये असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। जब नया साल आता है ना, उस समय की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है कौन? बोहाग बिहू। अब लंदन क्या है? यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। गुवाहाटी क्या है? भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर। इसके साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट का भी सबसे बड़ा नगर है। नॉर्थ ईस्ट का, पूर्व और उत्तर का सबसे बड़ा अगर शहर है तो वो यही है। ब्रिटिश अकादमी क्या है? यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है, इसको ब्रिटिश अकादमी कहते हैं। 20वीं शताब्दी मतलब ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय जो है वो 20वीं शताब्दी कहलाता है। 20 तो आपको पता है, 20 इसको कहते हैं, और इसके साथ शत लगा है। शत का मतलब होता है 100, मतलब 2000 है ना। 2000 का मतलब यही हुआ 2000, तो इसको इसलिए कहा है 20वीं शताब्दी। अभी यहाँ लिखा है पंक्तियों पर चर्चा। किस पर चर्चा हो रही है? पंक्तियों पर। तो लिखा है पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे लिखा है, असम भारत के पूर्व उत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। चाय के बागान मतलब यहाँ पर टी के बहुत सारी खेती होती है, चाय जो आप पीते हैं कप में। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो उत्तर कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित असम राज्य विशिष्ट प्रकार के उल्लेखनीय वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक वन और राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। रेशम और चाय के खास बागानों के लिए असम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साल भर चलने वाले नृत्य भी यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाते हैं। असम भारत का वह गौरवशाली राज्य है जो प्रत्येक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न है। अब अगर देखें ये वाली पंक्ति, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसका उत्तर हम कुछ इन पंक्तियों का दे सकते हैं कि नृत्य और संगीत हर्ष बोलते हैं खुशी को, है ना, उल्लास, खुशी होती है, हर्ष उल्लास को प्रकट करने का एक तरीका है नृत्य और संगीत, है ना। कई बार ईश्वर, प्रकृति या व्यक्ति विशेष के प्रति आभार प्रकट करने के लिए भी नृत्य और संगीत को माध्यम बनाया जाता है। आज टुडे मतलब दुनिया भर के देशों में नृत्य और संगीत की समृद्ध परंपराएं विकसित हैं, जो कि मानव समाज की भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। वीडियो को चाहें तो आप इस तरह से जूम भी कर सकते हैं, ये मैक्सिमम जूम है, आप इससे ज़्यादा जूम भी कर सकते हैं। अब सोच विचार के लिए, है ना, लिखा है निबंध को एक बार फिर से पढ़िए। ये जो पाठ लिखा था इसको एक बार फिर से पढ़ो और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। लेखन पुस्तिका होती है नोटबुक। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? तो हम कह सकते हैं कि एंजेला एक अलग सांस्कृतिक होता है कल्चरल, है ना, जिसको आप अंग्रेजी में कल्चरल कहते हैं, उसको हिंदी में सांस्कृतिक कहते हैं। सामाजिक वातावरण को देखकर कभी हतप्रभ थी तो कभी आनंदित। हतप्रभ मतलब हैरान थी तो कभी आनंद हो रही थी। उसके मन में और भी बहुत कुछ जानने, देखने, समझने की जिज्ञासाओं से संबंधित विचार चल रहे थे। वे अपने साथ अनेक स्मृतियों को सहेजने और लंदन जाकर अपने मित्रों के साथ बांटने के बारे में विचार कर रही थी।
वैसे ही लिखा है बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। कैसे? बिहू एक कृषि आधारित मतलब फार्मिंग के ऊपर बेस्ड ना, अंग्रेजी में इसको कहेंगे BASED बेस्ड, फार्मिंग बेस्ड त्यौहार है क्या बिहू? कैसे? तो ये एक उत्तर है कि असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान खेतों में बीज बोते हैं, दूसरी बार तब जब वे खेतों में धान रोपते हैं, तीसरी बार तब जब खेतों में अनाज पककर तैयार हो जाता है। इस प्रकार बिहू कृषि के विभिन्न सोपानों पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज कर लिखिए। तो एंजेला लंदन वापस जाने के बाद भी चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। सभी वीडियो रिकॉर्डिंग को देखती रही और मन में असम की नृत्य परंपरा को याद कर आनंदित होती रही। अच्छा, समय के बदलने के साथ साथ सत्रीय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? तो अब ये बदलाव आप ये ऐसा लिख सकते हैं कि पहले सत्रीय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रीय कलाकारों द्वारा भी नृत्य किया जाने लगा। इस प्रकार समय बदलने के साथ साथ सत्रीय नृत्य की परंपरा भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। अब बच्चों हम बात करते हैं निबंध की रचना के बारे में। तो गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है सीक्वेंस। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। जो भी पाठ बनाया जाता है ना, उसकी एक बनावट होती है। पहले ये लिखा होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो उस पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया। अनुभव होते हैं एक्सपीरियंस। जैसे उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि सत्रीय और बिहू नृत्य पाठ निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। पहला तो बता दिया निबंधात्मक मतलब एस्से जैसा लिखा गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। रोचकता, पहली बात रोचकता, इंटरेस्टेड। इस पाठ में लेखक ने एंजेला 10 वर्षीय बालिका और उसकी मां की असम यात्रा का वर्णन बहुत ही रोचक विवरण के साथ प्रस्तुत किया है। फिर है उसके बाद वातावरण का चित्रांकन, मतलब जो नेचर है ना उसको बहुत प्यारे तरीके से लिखा है। लेखक ने एंजेला के निवास स्थान, यहाँ पर वो रहती थी, मित्र, स्कूल और पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी अभिरुचियों आदि को बताते हुए पाठ का आरंभ किया। पाठक को पाठ की मुख्य पात्र के साथ ही संपूर्ण घटनाक्रम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृष्ठभूमि होती है बच्चों बैकग्राउंड, अभिरुचियाँ होती हैं इंटरेस्ट। तो लिखा है रोचक लेखन शैली। निबंध के घटनाक्रम को एक कहानी की भांति क्रमशः आगे बढ़ाना इसकी रोचकता को बढ़ाता है। पाठक एंजेला के साथ साथ स्वयं को इस यात्रा, महोत्सव तथा प्रत्येक गतिविधि में संलग्न महसूस करने लगता है। पाठक होता है पढ़ने वाला, उसको लगता है वो खुद यात्रा कर रहा है, त्यौहार बना रहा है और ऐसी गतिविधियां करने लग जाता है। अब वैसे और भी बहुत कुछ है, जैसे सरल भाषा मतलब इजी लैंग्वेज है। निबंध की भाषा सरल और कक्षा के विद्यार्थियों की दृष्टि से पूर्णतया उपयुक्त है। नए नए क्षेत्रीय शब्दों से विद्यार्थियों का परिचय उपयोगी और रुचिकर है। उसके बाद में वस्तु और दृश्यों का वर्णन, अनोखे खिलौनों की विशेषताएं, बरगद के वृक्ष के नीचे एकत्रित जनसमूह का दृश्य, त्यौहार की विशेषताएं, नृत्यों की विशेषताएं, पृष्ठभूमि, प्रस्तुतिकरण आदि का वर्णन प्रभावशाली है।
इस प्रकार इस निबंध में प्रत्येक वस्तु घटना पाठकों के समक्ष चित्र उपस्थित कर देती है, जिससे पाठक एंजेला, उसकी माँ, उनकी यात्रा, विभिन्न घटनाएं, उनकी प्रसन्नता, उत्सुकता सभी से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता है। अब है बच्चों हमारे पास अनुमान या कल्पना से। ठीक है, इमेजिनेशन से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे आप इसकी, किसकी? कि बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके लिए उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसके परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया, पहले ये बताइए। तो हम कहेंगे असम का सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश लंदन से बिल्कुल अलग था। ठीक है, परिवेश होता है एटमॉस्फेयर, कल्चरल और एरिया वाइज। बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाने वाला नृत्य और उत्सव बहुत बड़ा था। एंजेला और उसके परिवार ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को कभी नहीं देखा था। ये दृश्य उन्हें एक स्वप्न होता है, सपने की भांति लग रहा था। समारोह का विहंगम दृश्य उन्हें अचंभित कर रहा था। अब दूसरे में लिखा है कि जब तक एंजेला को समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? तो हम कह सकते हैं कि एंजेला की माँ ने स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, और समय कम होने और जल्दबाजी में बनाई गई योजना के कारण वे सब जल्दी से जल्दी पैकिंग करने तैयार हो गए। उन्होंने असम के नृत्य और संस्कृति के विषय में जानकारी एकत्रित की। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया था? तो हम कह सकते हैं कि बिहू नृत्य एक बड़ा महोत्सव है। किसी सभागार में महोत्सव करने पर सीमित व्यक्ति ही इसका आनंद ले पाते। महोत्सव का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, इसलिए बिहू नृत्य के लिए बरगद के छायादार पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण और धार्मिक स्थलों में ही इस प्रकार के महोत्सव मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चे शब्दों की। तो नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश डिक्शनरी को कहते हैं, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द, जैसे इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए, इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे लिखा है असम के नृत्य, त्योहार, भाषा इत्यादि। तो अगर बात करें हम लोग नृत्य की, तो सत्रिया नृत्य, बिहू नृत्य और त्योहार, असमिया भाषा, वन्य जीवन, रेशम की खेती, चाय बागान और मलंग गांव, ये क्या हो गए? 6 अलग अलग चीज़ें हमने दे दी। ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए स्थानों में इनको भर सकते हैं। तो असम के बारे में हमें इतना यदि पता चल जाए तो भी बहुत काफ़ी है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। एक होता है रंगोली या बोहाग, ये बैसाख और सामान्यतः अप्रैल महीने में, बोगाली या माघ जनवरी में, कोंगाली या काटी कार्तिक में, मतलब अक्टूबर में, अभी अक्टूबर में। तो रंगाली या बोहाग अप्रैल में बनाया जाता है, बोगाली या माघ मतलब जनवरी में, और कोंगाली या कार्तिक सामान्यतः मतलब अक्टूबर में मनाया जाता है। तो एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा कौन सी बिहू के अवसर पर भारत आए थे? लिखिए। एंजेला, उसकी माँ अलेक्जेंड्रा और पिता ब्रायन अप्रैल माह में नए साल के अवसर पर आए थे। वसंत के आने की खुशी में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ये वह अवसर होता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं। तो तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेत में क्या कर रहे होते हैं। तो साल में 3 बार मनाया जाने वाला त्यौहार बिहू सबसे पहले तब मनाया जाता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं। दूसरी बार जब किसान खेतों में धान रोपते हैं, और तीसरी बार तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। अब बच्चों पाठ से आगे की बात करें तो लिखा है आपकी बात।
अपने समूह में चर्चा कीजिए। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द है बिट्टो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? उत्तर आप दे सकते हैं लाडो, छोटी, किट्टू, छुटकी, सोना, रानी, गुड़िया आदि। आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा? पता करके आपने ये बताना है। जैसे मेरा नाम पुनीता है, मेरा नाम मेरे बाबा ने रखा। मेरे नाम का अर्थ पवित्रता या पवित्रता को समेटे हुए है। वैसे ये वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, ये आपने बताना है। तो मैं कह सकता हूँ कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही, ऊंच नीच, ये सब। वैसे ये असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा मतलब ट्रेडिशन है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रीय नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य हैं? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? जैसे यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर रासलीला, कजरी और चरकुला। तो आप यहाँ पर उत्तर अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब यदि हम बात करें पूर्वोत्तर की यात्रा की, नॉर्थ ईस्ट में अगर यात्रा करना चाहें, असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। सबसे पहले असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। ठीक है, ये आपने खुद ही करनी है यात्रा। और लिखा टाइम मशीन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में भी बनाई हैं। यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, क्यों? तो मैं यदि ये सोचूं तो मैं कहूँगा कि मुझे यदि टाइम मशीन मिल जाए तो मैं वैदिक काल में जाना चाहूँगी और समय के ऋषि मुनियों से लोक कल्याण हेतु अनेक विद्याएं सीखना चाहूँगी। वैसे ही आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? तो मैं भविष्य को स्पष्ट देखने वाली मशीन बनाना चाहूँगी, जिससे बिना इधर उधर समय गवाए, भटके और परेशान हुए बिना निश्चित दिशा की ओर व्यक्ति आगे बढ़ सके। क्या आपने कभी किसी संग्रहालय तो म्यूजियम, इसकी यात्रा की है? संग्रहालय ऐसा स्थान होता है यहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। तो हम कह सकते हैं हाँ, मैंने पटना स्थित राज्य संग्रहालय की यात्रा की है, पर खुदाई से प्राप्त प्राचीन भारत के कई अवशेष संग्रहित हैं। वैसे ही खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? तो अनु के खिलौने लकड़ी और नारियल की जटाओं से बने थे, जो एंजेला के खिलौनों से बिल्कुल अलग थे। एंजेला के पास लंदन में बैटरी और चाबी से चलने वाली प्लास्टिक की गुड़िया, जोकर आदि खिलौने होंगे। लिखा है आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे, उनके नाम बताइए। हम कह सकते हैं हम घर में कपड़ों से बनाई गुड़िया, लकड़ी की डंडों, लकड़ी के बर्तनों आदि से खेलते रहे हैं। गुड़िया की शादी, चाय बनाना, पेड़ पर चढ़ना, चोर सिपाही, घर घर आदि खेलों के नाम हैं। वैसे ही भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हाथ से बने कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, सिपाही, चिड़िया, धनुष, बाण, जहाज आदि खिलौने मिलते हैं। और भी मिल सकते हैं जो आपके यहाँ मिलते हैं वो आप लिखिए। वैसे लिखा है भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज़, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते ही होंगे। अब अपने हाथों से बनाइए, किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। ये आपने खुद करना है। अब बच्चों एक पत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। जैसे लिखा है कि मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है।
अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। अनुभव मतलब फील। तो हम ऐसे पत्र लिखेंगे। प्रिय अनु, नमस्ते। आशा है तुम ठीक होगी। अनु, मैं लंदन वापस आ गई हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे असम मेरे साथ ही आ गया है। वहाँ तुम्हारे साथ खेले गए खेल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बातें, नृत्य, महोत्सव, सब कुछ बहुत याद आते हैं। मैं प्रायः मतलब हर रोज़ वहाँ की वीडियो देखती हूँ। मैंने अपने स्कूल में बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी थी। सभी को नृत्य बहुत पसंद आया, जबकि मुझे अभी बहुत अच्छा नृत्य करना नहीं आता। मुझे जब कभी असम आने का अवसर मिलेगा, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अगर तुम्हें लंदन आने का मौका मिले तो ज़रूर आना। मुझे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है और बताना भी है। मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया, वह सब भी तुमसे मिलकर ज़रूर प्रसन्न होगी। रीना आंटी को नमस्ते कहना। तुम्हारी सखी एंजेला। वैसे ही आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघरों में जाइए और पोस्ट कार्ड खरीद कर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। यह आपने खुद करना है। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। ये देखिए, भारत देश के अलग अलग डाक टिकट। आप भी ऐसे टिकट इकट्ठा कर सकते हैं अपनी इच्छा से। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए जो हमने अभी देखे। इन्हें आप ध्यान से देखो और पाठ्यपुस्तक की पेज नंबर 90 पर है, इनको आपने देखना है। आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान जी पर जारी एक डाक टिकट सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वह मेरी प्रिय कवयित्री है। मुझे उनकी रचनाएं पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे झांसी की रानी। डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं? डाक टिकटों पर लेखकों की छायाचित्र है, मतलब पिक्चर है, तथा हिंदी और अंग्रेजी में उनका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही टिकट जारी होने के वर्ष तथा लेखकों के जन्म और मृत्यु के वर्ष की जानकारी भी दी गई है। तो आज की पहेली जो है वो ये है कि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेलियाँ। इनमें कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे अरे ये पहले तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है, तो कुछ पहेलियाँ आप पहली बार बूझेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का। तो ये है, हाथीर दांत कदमर पात, हाथी के दांत सी कदम्ब की पात सी। संकेत यहाँ आगे में दे रखा है, हाथी के दांत से कदम्ब के पात सी। कदम्ब एक पेड़ होता है, उसके पत्तों जैसी। वैसे ही पानी आसे मांस नाई, हाबी आसे बाघ नाई। पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं। सामने में यहाँ देखो पिक्चर भी दे रखी है, क्या हो सकता है? आइए बुलिले ने लागे, बोपाई बुलिले लागे, लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए। वैसे ये सय चरण कृष्ण वरन, पेट काटी लेऊ नाई मरन, काला तन और छह चरण, पेट कटे पर भी ना मरन। तो इसको आप समझ जाइए, सामने पिक्चर दे रखी है। अब झरोखे से की बात करते हैं कि असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, रेशम और चाय के बगानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं ये क्या है, कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, तो पढ़िए आगे। असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहाँ पर प्रायः मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहनने देखता था। ये साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिला सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग से बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहाँ भी बहुत सारी महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियाँ पहनकर आई थी।
अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने थे, बस केवल रंगों में हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से कहा कि ये कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। मित्र ने बताया कि ये भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। ये असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ है पीला या गहरा भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में ये केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की एक खूबी यह है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। ठीक है, ये विमल श्रीवास्तव, स्रोत पत्रिका, अप्रैल 2008। ठीक है, विद्यार्थी इसको खुद पढ़ें और समझें। अब ऐसे ही लिखा है साझी समझ। आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों, अपने समूह में बताइए। इस लेख में मूंगा सिल्क के संबंध में दी गई जानकारी ज़्यादा अच्छी लगी। असम का मूंगा सिल्क सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है और यह असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में तैयार होता है। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इससे बनी साड़ी लगभग 50 साल तक खराब नहीं होती और हर धुलाई के बाद इसका निखार बढ़ता ही जाता है। इसे सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। अब खोजबीन के लिए, मतलब रिसर्च के लिए, असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट कड़ियों तथा QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। असम बिहू लोकगीत, सत्रिय नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य, भाषा संगम, असमिया और मकोली बिहू। अब इसको आपने खुद ही करना है सब कुछ, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, सारी वीडियो आपको दिखाएंगे, सारे पाठों में।